हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं विजन आईज की मंथली मैगजीन 2024 जनवरी की, जिसमें हम बात करेंगे आज इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। इससे पहले गाइस जनवरी का प्लेलिस्ट बन चुका है, उसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस को पूरी तरह से डिस्कस कर दिया गया है, चाहे वो आर्टिकल्स हों चाहे वो शॉर्ट्स की वीडियोस हों। आज हम इसमें गाइस देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका सबसे पहला ही टॉपिक है जो बात करेगा आपसे नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में। देखो, नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में आया क्यों, तो समझ लो कि 19 इसकी समिट हुई है उगांडा के अंदर कंपाला में। अब देखो, ये ना बिल्कुल मत भूलना, कई बारी आपको पता ही है कि यूपीएससी ना पैटर्न ऐसा हो चुका है उनका कि दे विल आस्क अबाउट द रीजंस आल्सो। तो कंपाला याद रखना क्यों आया न्यूज में, नाम की वजह से आया, क्योंकि नाम की 19 समिट हुई है। की प्रिंसिपल्स पे बात करते हुए देखो, सबसे पहले बात कर रहा है कि देखो, नाम का सबसे बड़ा की प्रिंसिपल है कि विल रिस्पेक्ट यूएन चार्टर एंड इंटरनेशनल लॉ। सेकंड है सोवेनिटी, इक्वलिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सभी स्टेट्स की हम ध्यान रखेंगे। हम किसी की सोवेनिटी पे असर नहीं डालेंगे, किसी की एब्सोल्यूट फ्रीडम, किसी की जुरिस्डिक्शनल बाउंड्रीज पे नहीं जाएंगे। हम सबका मेंटेन रखेंगे और पीसफुल रेजोल्यूशन रखेंगे। सेल्फ डिफेंस राइट हमें होगा, रिस्पेक्ट करते हैं हम उसकी। और हम किसी के इंटरनल अफेयर्स में भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस विद द इंटरनल अफेयर्स। मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट करेंगे डायलॉग्स के थ्रू, और कोऑपरेशन चाहेंगे कि हम सभी आपस में नेगोशिएट करके और कोऑपरेशन के साथ चलें। अब न्यूज में क्यों रहा, देखो इसकी ना थीम का समिट का थीम जरूर याद रखना है, जिसका नाम है डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस के बारे में है। ठीक है, इसका थीम है समिट का। अब कंपाला डिक्लेरेशन होती क्या है, समिट में अडॉप्ट की गई है। अंडर इट मेंबर कंट्रीज इसका पार्ट है। इसमें यहाँ पर करना क्या है, यूनाइटेड नेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए है, प्राइमरी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। जॉइंट एफर्ट है टू रियलाइज द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा। तो यहाँ पर याद रखो, जो कंपाला डिक्लेरेशन में बात निकल कर आई, वो पहले तो थीम याद रखनी है, क्या थी, डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। फिर कंपाला डिक्लेरेशन का मतलब है कि जो जितनी भी मेंबर कंट्रीज है ना, वो इसको कम से कम वो तो माने ना, ये बातें अडॉप्ट तो करें कम से कम वो। और यूनाइटेड नेशंस को स्ट्रेंथन करते हैं एज अ प्राइमरी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। तो जॉइंट मेकिंग एफर्ट है ये कि हमें 2030 के एजेंडा को बिल्कुल पूरा करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम बिल्कुल पा के रहेंगे। एडिस अबाबा वाला भी ग्लोबल फ्रेमवर्क था जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फाइनेंसिंग करके इसमें सुधार करेगा, पॉलिसीज बनाएगा। दोनों बिल्कुल नहीं भूलने हैं आपको। फिर स्ट्रांगली ये कंडेम करा इन्होंने, जब इस बार की मीटिंग में एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई कि इन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया कि जो इलीगल तरीका है इजरायली मिलिट्री अग्रेशन का गाजा स्ट्रिप पे, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और इमीडिएटली बोला गया है कि ह्यूमैनिटेरियन को देखते हुए भाई सीज फायर कर दो, बंद करो ये चीजें करना। अब आपको ये आ सकता है पेपर में, नॉन अलाइनमेंट कॉइन टर्म कहाँ से आई, तो बाय वीके मेनन। उन्होंने अपनी एक स्पीच में 1953 यूनाइटेड नेशंस में टर्म का यूज करा था, जो लेटर आपको इंडियन, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर थे जेएल नेहरू, उन्होंने इसको पॉपुलराइज करके उन्होंने अडॉप्ट किया। अब साउथ सुडान याद रखो, हमारा फन 21 यानी कि 121वें नंबर का नैम का मेंबर नया नया बना है। पेपर में दे माइट आस्क कि कौन सा नया मेंबर बना है जो 121st मेंबर है, तो साउथ सुडान का नाम हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ना नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में और डिस्कस करते हुए पूछा है कि कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट। 1953 में चलो टर्म तो कॉइन हो गई, लेकिन क्या उसके बाद कोई मीटिंग्स भी हुई? हाँ जी बिल्कुल, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बैंगटंग इंडोनेशिया 1955 में, वहां से आया, एशिया की अफ्रीका की कॉन्फ्रेंस के तहत ये। और नाम कैसे क्रिएट हुआ, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, दूसरे रीजन्स की कोल्ड वॉर की इतनी हाइट थी, तब जाके ये क्रिएट हुआ। और की रोल इस प्रोसेस में पूरा क्या है, जितने भी आपके हेड ऑफ स्टेट ऑफ इजिप्ट हैं, घाना है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, यूगोस्लाविया है, जो लेटर आपके फाउंडिंग फादर्स बने मूवमेंट के, उन्होंने सबने इस पे काम करा है। तो आइडिया क्या था, आइडिया यही था, नॉन अलाइंड, क्योंकि हमें ना ही नाटो मिलिट्री पैक्ट के साथ जाना था और ना ही हम वार्सा पैक्ट के साथ जाना चाहते थे। क्या इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी थे? हाँ बिल्कुल भी थे। प्रिंट एंड प्रिंसिपल्स थे, बैंटेंग ने प्रोक्लेम करा बैंटेंग कॉन्फ्रेंस में, लेटर इसको देखा के करा गया। नैम का पहला कॉन्फ्रेंस बेलग्रेड में हुआ, कॉन्फ्रेंस 1961 में। आज इसके इंडिया को मिला के 121 मेंबर हैं, 53 कंट्रीज आपकी अफ्रीका की हैं, 39 एशिया से हैं, 26 आपकी लेटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, कैरेबियन हैं, 2 यूरोप से हैं, 18 कंट्रियां, इसमें 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्वर है नाम की। तो नाम एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, लेकिन नाम के साथ कुछ चैलेंजेस हैं। चेंज इन वर्ल्ड ऑर्डर, बाइपोलर से बहुत कॉम्प्लेक्स मल्टीपोलर वर्ल्ड होता जा रहा है। अलायंसेस बहुत इवॉल्व हो रही हैं, I2U2,
इंडिया इंडोनेशिया और वाली जो आपकी साइट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया इजराइल, सॉरी, यूएई, यूएस, क्वाड, ट्रूली लिटरल सिस्टम होता जा रहा है। बहुत सारी कंट्रीज जो है वो यूएस पे डिपेंडेंट हैं। आइडिया ऑफ सोशलिज्म को फिर वो कैसे करके मानेंगी? रीजनल कोऑपरेशंस का अपना तरीका है। ग्लोबल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी और उठ उठ खड़े हो रहे हैं। लीडरशिप की बड़ी दिक्कत है, फेलियर है किसी का ग्लोबल इश्यूज पे, यहाँ पे कोई काम नहीं करता। मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच हो गई है और आज के वर्ल्ड में वही प्रैग्मेटिक होती जा रही है। फिर यहाँ कह रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन पे बात करूं तो नैम 5 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। पंचशील से शुरू हुआ था, इंडिया एंड चाइना ने साइन किया था इस पे 1954 में। नैम का कोई फॉर्मल फाउंडिंग चार्टर व ट्रीटी नहीं है, ना ही कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्या नैम की कोई करंट में रेलेवेंस है? तो जी हाँ है। रिफॉर्म एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूएनओ, यानी नैम एडवोकेट करता है कि हमें रिफॉर्म एक्सपेडाइट करनी है और ज़्यादा डेमोक्रेटिक, ट्रांसपेरेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। सोवेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, सेल्फ डिटर्मिनेशन प्रमोट हो, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अग्रेशन वाला जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो, इंटीग्रल पार्ट हो फॉरेन पॉलिसी का। कह रहे हैं बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया हैज स्टिल फॉलो नाम पॉलिसी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन। यूनिफाइंग फोर्स है, नाम इज स्टिल एप्लीकेबल, स्ट्रिक्ट मेजर की तरह काम कर रहा है। प्लेटफॉर्म है ये साउथ टू साउथ कोऑपरेशन का। अभी हम ग्लोबल साउथ के बारे में G20 में बहुत डिस्कस कर कर आए हैं कि जितनी भी कंट्रीज जो डेवलपिंग फेज में है ग्लोबल साउथ का पार्ट है, उनको कैसे, उनके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। मल्टीलेटरिज्म प्रमोट करने में नैम को मदद देनी पड़ेगी। नैम को बिल्कुल इजराइल वॉर को एकदम ऐसा बताना पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक वे में वो ना कंडेम करे। और राइजिंग कॉन्सेप्ट आपको पता ही है आजकल, एक्टिव नॉन अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, प्रोएक्टिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ये प्रॉब्लम्स खत्म होंगे। अब देखो, दो टर्म्स हैं और दोनों का मतलब समझ लो आप। एक होती है नॉन अलाइनमेंट, एक होती है न्यूट्रलिटी। नॉन अलाइनमेंट एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, लीगल कॉन्सेप्ट। न्यूट्रलिटी एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है। नॉन अलाइनमेंट कहीं स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं जाता। न्यूट्रलिटी एक परमानेंट फीचर है स्टेट की पॉलिसी का। नॉन अलाइनमेंट एक एक्टिव रोल है वर्ल्ड अफेयर्स में, जो फ्रेंडशिप प्रमोट ये सब करता है सभी कंट्रीज में। हेंस इट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। न्यूट्रलिटी में नॉन इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो दोनों टर्म्स के मतलब आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। नॉन अलाइनमेंट वर्सेस न्यूट्रलिटी के बारे में चर्चा करो तो आपको ये जरूर याद रखना है। नैम तो कह रहा है कि नैम को ना रीडिफाइन करना चाहिए आज के अपने पर्सपेक्टिव और रेलेवेंसी को देखते हुए, ताकि ये जो भी एक्सप्लॉयटेशन, वॉर, हंगर इसको दिखा रहा है ना, नैम आज भी इस पे काम करके चीज़ों को उखाड़ के फेंक सकता है। तो नाम का रेलेवेंस आज है, बट नाम को अपने विजन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, सो दिस इज अबाउट दिस टॉपिक। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंफॉर्मेशन फ्यूजिंग सेंटर फॉर IOCR, मतलब इंडो, आपका इंडियन ओशन रीजन के बारे में बात करेगा। रिसेंटली देखो क्या होता है, माल्टा के जो फ्लैग वेसल है ना, वहाँ पे इंसिडेंट आया, हाईजैक कर लिए गए हैं वहाँ पर इसके वेसल्स को। ठीक है, MV रुआन करके कुछ था वहाँ पर। अब IFC क्या होती है, IOR क्या है? 2018 में आया था, देखो ये बेस IMA करके। ठीक है, IMEC का मतलब होता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर। होस्ट किया था इंडियन नेवी ने ही। अच्छा, 26/11 के बाद ही कंट्रीज इंडियन ओशन रिम की मिली और उन्होंने ये फॉर्म किया था 2014 में गुरुग्राम के अंदर। और IMC ने ज्वाइंटली इसमें एडमिनिस्टर किया इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी को। तो इनका काम ही यही है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना, वाइट शिपिंग एग्रीमेंट करना, डील करना उनकी इन्फॉर्मेशन को, कमर्शियल, नॉन मिलिट्री, मर्चेंट वेसल्स को। तो कौन कौन से रीजन इन्वॉल्व है इसमें? 67 लिंकेजेस इन्वॉल्व है 25 कंट्रीज में। 12 इसमें इंटरनेशनल लीजन ऑफिसर्स हैं, 12 पार्टनर नेशंस हैं, ये सारे इसके अंदर इन्वॉल्व है। अभी कह रहे हैं 4 सेक्टर्स हैं जहाँ जहाँ ये चीज़ें हो रही हैं। एक गल्फ ऑफ गुइनिया में, अडान में, अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल, सब में ये सारे सेक्टर्स अवेलेबल हैं। मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग वर्कशॉप क्या होता है? फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह कंडक्ट कराए जाते हैं। अब IFC और IOR है क्या, इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं। तो पहला सिग्निफिकेंस क्या है? एनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी, कि इंडिया के जो विजन है सागर वाला उसके साथ चलना, यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन्स पे चलना। सेकंड काम है पायरेसी पे चेक करना, आर्म्ड रोबरी पे देखना, इरेगुलर ह्यूमन माइग्रेशंस पे ध्यान में रखना, कॉन्ट्रैबैंड स्मगलिंग कराना। और तीसरा काम है लॉजिस्टिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस को रिड्यूस करना। इसका काम है ये सारा काम, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजास्टर रिलीफ देना लोगों को,
मंथली फोरकास्ट करके उनको वेदर सिस्टम के बारे में बताना। तो अल्टीमेटली देखो, इट इज प्रोपोगेटिंग टू थ्री थिंग्स। क्या क्या कर रहा है? एक तो आपकी मैरीटाइम की सिक्योरिटी को बचा रहा है, आपके सागर वाले प्रोजेक्ट को तेज कर रहा है, आपकी पायरेसी एंड आर्म्ड रोबरी हाईजैकिंग टाइप कंडीशंस को खत्म करना, स्मगलिंग कराने से बचा रहा है। इसका देखो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। बनाया गया 26/11 के बाद ही। अब इंडिया के फॉरेन रिलेशंस को कह रहे हैं कैसे स्ट्रेंथन करता है। अरे भाई, बहुत बड़ी बात है। आपका ये सबसे पहली बात है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में नहीं मदद करेगा। आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, यूएसए है, फ्रांस है, इनका पोजीशन आईएलओ ने ऐसे कर रखा है कि गुड़गांव बेस फैसिलिटी में जाके वहां पर आपको स्मॉल ग्रुप मिला तो जहाँ पोजीशन कर पाओ आप। नेबरहुड रिलेशन इससे बिल्कुल बेहतर होंगे। श्रीलंका का वरना कॉन्टिन्यूस सर्विलेंस रडार चलता रहता था, और उससे फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग तो आपकी कम से कम बेहतर होगी, रीजनल कोऑपरेशन बढ़ेगा, इंफॉर्मेशन सब इधर उधर जाएंगे। तो इंडिया में ना आज की डेट में आप समझ लो डेवलपिंग 32 कोस्टल सर्विलेंस रडार सिस्टम्स है। श्रीलंका में है, मॉरिशस, सेचल्स, इन सब में जगह पर है। अच्छा, अब इम्प्लीमेंटेशन कराने की बारी आई कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, क्या करें कि इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ना चैलेंज कराया गया है बाय आईएफसी आईओआ, यानी कि सबसे पहला काम करा गया है चैलेंजेस इन इंफॉर्मेशन शेयरिंग। क्या होता है, लोग जो होते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन की प्रॉब्लम है। देखो, कोई ना प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज चीज नहीं है इंफॉर्मेशन को शेयर करने की। डुप्लीकेटिव एफर्ट बहुत ज्यादा है। कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, मतलब बहुत फॉर्मेट खराब है इनका, सारे ऑर्गेनाइजेशन का ठीक से ना होने की वजह से। तो यूनिफाइड कोई पिक्चर निकल के नहीं आ पाती। डेटा का फ्यूचर एनालिसिस इतना गंदा है कि जितनी मेंबर कंट्रीज हैं वो ओवरकम एक्स्ट्रा रीजनल इन्फ्लुएंस ही नहीं ओवरकम कर पाती। फॉर्मेटल चैलेंजेस आते रहते हैं, और उसके बाद पॉलिटिकल मोटिवेशन डोमेस्टिकली एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। फिर ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन का बड़ा समस्या है। फिर वे फॉरवर्ड में बोल रहा है कि देखो सबसे बड़ा तरीका क्या है, रेसिप्रोकल डिप्लॉयमेंट करो, यानी इंडिया को ना आईएलओ में दूसरे नेशन सेंटर्स को भी आईएलओ की तरह डिप्लॉय करना चाहिए। कोऑर्डिनेशन स्टैंडर्डाइजेशन जो समस्या है वही अपने ठीक कर लो, कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ एक्सपेंशन शुरू कर दो। ये बहुत जरूरी है। एनहांस करो अपना मैरीटाइम सर्विलेंस को, बढ़ा दो, बिल्कुल बढ़ाओ। जहां आपको लग रहा है ग्रे शिपिंग हो रही है, मिलिट्री डार्क शिपिंग आइडेंटिटी हिडन रखने की जरूरत है, तो वहां रखो। आप मैरीटाइम सर्विलेंस पे आपकी चूक नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो हाईजैक से कोई वेसल आपका हाईजैक करके ले गया, ये बहुत खराब होगा। नेक्स्ट टॉपिक गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। आज के लिए दोनों टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज सबसे पहले करो। आप जहां पर कोई आपको प्रॉब्लम लग रही है, आपका कमेंट सेक्शन बॉक्स है, उसमें आपको डेफिनेटली सारे आंसर्स भी मिलेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी आपका इतना टाइम है कि एक एक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हर एक दिन को एक प्रेशियस दिन समझकर कि उसको अच्छे से आपको करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।